देखिए, आज की क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करेंगे, दूसरों को शेयर कर देंगे। आज की क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा बिल्कुल भी आप छोड़कर ना जाएं। क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक एक चीज़ों को देखते चलें और समझते चलें। चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में और उसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। जैसा कि बात करते हैं, कहा गया है कि भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हैं। तो भारत के संविधान में वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद हैं। और कितने भाग हैं? 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी और आगे चलकर यही अनुसूचियां 12 हो गई थी, यानी कि 12 शेड्यूल हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि अभी कुछ समय पहले तक अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, यानी कि 12 शेड्यूल थे, यानी कि 12 अनुसूचियां थी। अगर आपके एग्जाम में मूल संविधान के रूप में पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थे, यानी शेड्यूल थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाता है कि अभी हाल ही समय में कुल कितने अनुच्छेद हुए हैं तो 448, या इससे पहले कि पूछा जाता है तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का संविधान जो है संविधान सभा में इसे अपनाया गया था, यानी कि संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था कि भारत का संविधान बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया था, जिसे संविधान सभा में अपना लिया गया था। और इसीलिए 26 नवंबर से ही क्या होता है, 26 नवंबर से ही क्या होता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत का संविधान लागू कब होता है तो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हो जाता है और इसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमारे एग्जाम में कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गणतंत्र दिवस हम कब से मना रहे हैं तो 26 जनवरी 1950 से हम मना रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हमारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि संविधान दिवस हम कब से मनाना शुरू किए हैं तो जब से हमारे देश में क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया संविधान सभा में, तभी से 26 नवंबर को क्या किया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अब आइए बात करते हैं कि संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। देखिए, संविधान के भाग 1 के बारे में बात करते हैं और अनुच्छेद 1 के बारे में बात करते हैं तो कहा गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, यानी कि भारत अर्थात इंडिया के बारे में बताया गया है, जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है। तो अभी अगर देखा जाए भारत में वर्तमान रूप से तो भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों, तो भारत में अगर देखा जाए तो कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है। कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 3 के बारे में बात करते हैं तो नए राज्यों का गठन के बारे में बात करते हैं। तो नए राज्यों को संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद अगर चाहे तो नए राज्यों का गठन कर सकती है और मौजूदा जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों में, उनके सीमाओं में, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो आर्टिकल 3 के बारे में ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 3A कहता है कि संसद को यह अधिकार है, संसद क्या कर सकती है कि नए राज्यों का गठन कर सकती है और मौजूदा राज्य जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनके क्षेत्रों में अगर बढ़ाना चाहती है या नामों में परिवर्तन करना चाहती है, घटाना चाहती है तो वो भी कर सकती है। यानी कि सीमाओं में परिवर्तन, घटाना, बढ़ाना जो कुछ भी करना चाहती है ऐसा कौन कर सकता है, संसद कर सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब संसद के बारे में यदि हम बात करते हैं तो संसद का निर्माण कैसे होता है, तो संसद का निर्माण होता है दोस्तों, संसद का निर्माण होता है लोकसभा,
लोकसभा से और राज्यसभा से, ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से। तो लोकसभा के बारे में बात करते हैं, राज्यसभा के बारे में बात करते हैं और राष्ट्रपति महोदय के बारे में बात करते हैं, तो संसद का निर्माण यही करते हैं। अब लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो और जिसने 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो। तो जिसने 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो वो भारत का मतलब लोकसभा का सदस्य बन सकता है। देखिए, लोकसभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो, वही व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, भूलिएगा नहीं। अब थोड़ा से राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? व्यक्ति भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात करते हैं। और दूसरी बात करते हैं उसने 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो, 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो। और तीसरी बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए पढ़े लिखे होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं उनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, 1/3 सदस्य क्या होते हैं? हर 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब जो राज्यसभा में सदस्य जाते हैं उनको कौन चुनता है? तो जो विधानसभा, राज्य की विधानसभा होती है उसके द्वारा चुनी जाते हैं या चुने जाते हैं। तो जो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं वे कौन बनते हैं? जो विधानसभा के द्वारा जो चुने जाते हैं वे कौन बनते हैं? राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा के चुनाव के द्वारा या विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं राज्यसभा में सदस्य। तो राज्यसभा में सदस्य अगर कोई बन सकता है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिए हो। और इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए? व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो व्यक्ति, तभी वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों भाग 2 के बारे में। देखिए, भाग 2 के बारे में यदि हम बात करते हैं तो भाग 2 है जो नागरिकता है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसके बारे में चर्चा की गई है। और नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया हुआ है। तो कहाँ के, किस देश के संविधान से हमने लिया हुआ है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो भारत के नागरिकता के बारे में बात करते हैं तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। और दूसरी बात करते हैं, अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की दोहरी नागरिकता का वहाँ पर प्रावधान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात ये कर लेते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। तो आर्टिकल 8 ये कहता है दोस्तों कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति जो हैं वे भारत के नागरिक माने जाएंगे, यानी कि अगर वे चाहे तो भारत के नागरिक बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो भारत के बाहर रह रहे हैं वे भी एक तरीके से क्या हैं? भारत के नागरिक बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और किसमें ऐसा कहा गया है? तो आर्टिकल 8 में ऐसा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, जो उनके अधिकार हैं उसकी निरंतरता हमेशा बनी रहेगी, ये आर्टिकल 10 में कहा गया है। इस बात को गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 10 में बताया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद अगर किसी भी प्रकार से कानून बनाती है नागरिकता से संबंधित तो आर्टिकल 11 के तहत ही बनाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, संसद के द्वारा अगर कोई भी कानून बनाया जाता है नागरिकता के संबंध में तो वो है आर्टिकल 11 में ऐसी बातें कही गई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं।
आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अगर संसद कानून बनाती है नागरिकता से संबंधित या उसको विनियमित यानी कि रेगुलेट करती है तो किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है, तो आप बता दीजिएगा। आर्टिकल 11 में ऐसा कहा गया है, भूलिएगा नहीं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भाग 3 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 3 के बारे में अगर देखा जाए तो क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है। अब मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं तो 36 से लेकर 51 तक इसके बारे में बताया, 12 से लेकर 35 तक के बारे में बात करते हैं। 12 से लेकर 35 तक के बारे में बात करते हैं तो किसमें बताया गया है, 12 से लेकर 35 तक के बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स को हमने किस देश के संविधान से लिया हुआ है, तो अगर देखा जाए तो यूएसए के संविधान से हमने लिया हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने क्या लिया हुआ है, मौलिक अधिकार लिया हुआ है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स लिया हुआ है। अब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक बताया गया है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बारे में बताया गया है। अच्छा, यूएसए के संविधान से और हमने क्या लिया हुआ है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अगर उपराष्ट्रपति के पद के रूप में अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का पद भी हमने यूएसए से लिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही हमने लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर अमेरिका के संविधान से एक और बात कर लेते हैं तो अमेरिका के संविधान से हमने एक और चीज़ें लिया हुआ है, जैसे कि बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अमेरिका के संविधान से ही हमने लिया हुआ है। अमेरिका के संविधान से हमने एक और चीज़ें लिया हुआ है, इस बात को भी गौर कर लीजिएगा, यानी कि ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कि बात करते हैं राष्ट्रपति को समय से पहले यदि हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 61 में दी गई है ये बातें, अगर राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अगर राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, संविधान का वायलेंस करते हैं तो आर्टिकल 61 के तहत संसद में महाभियोग चलाया जाएगा और उन्हें समय से पहले हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो यूएसए से हमने क्या क्या लिया हुआ है दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं यूएसए से हमने लिया हुआ है कि मौलिक अधिकार लिया हुआ है, दूसरी बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद हमने लिया हुआ है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमने लिया हुआ है, और चौथी बात कर लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को हमने लिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 14 क्या कहता है, जो कि मौलिक अधिकार का ही है। देखिए मौलिक अधिकार के रूप में अगर मौलिक अधिकार हमारे पास अगर देखा जाए तो पहले थे कितने, 7 थे, लेकिन जो एक मौलिक अधिकार था उसे एक संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया और कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, जो कि हमारा छठा मौलिक अधिकार था दोस्तों। और छठा मौलिक अधिकार क्या था, वो था संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था, कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, जो कि आर्टिकल 31 में दिया गया था। और इसे कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया। तो ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटाया गया और इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, तो इसे अनुच्छेद 300A में शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, तो अनुच्छेद 300A में शिफ्ट कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 के बारे में दोस्तों। तो आर्टिकल 14 के बारे में यदि हम बात करते हैं तो कहा गया है आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समता और कानून के समक्ष समान संरक्षण। कहने का मतलब ये है कि कानून के समक्ष अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति समान है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जो है सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो वो समान है कानून के नज़र में। तो अगर आपके एग्जाम में कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कानून के नज़र में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई भी व्यक्ति चाहे भारत में, चाहे कोई विदेशी ही भारत में रह रहा हो, उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 14 में। तो आर्टिकल 14 में ये कहा गया, 14 में ये कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के समक्ष अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति समान है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 15 के बारे में। तो आर्टिकल 15 हमसे एक कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ दिस इज आवर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों। तो आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म
के आधार पर, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत में किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था आपके साथ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगी। मूल वंश की बात करते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर देखा जाए, लिंग के आधार पर देखा जाए, चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, जन्म स्थान चाहे आपका उत्तर प्रदेश में जन्म हो, चाहे मध्य प्रदेश या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं पर भी आपका जन्म हो, आपके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है भारत के संविधान की सबसे अच्छी यानी कि खूबसूरती है दोस्तों। इसे हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान की खूबसूरती कितनी अच्छी है, कितने बेहतर तरीके से भारत के संविधान को बनाया गया है। आर्टिकल 16 कहता है दोस्तों, आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरी पाने का हर एक व्यक्ति अधिकारी है, बिकॉज ऑफ दिस इज आवर फंडामेंटल राइट्स, या हिज या हर की बात करते हैं तो यह उसका या उसकी फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी हर व्यक्ति पा सकता है, उसे क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा यानी कि गौर करिएगा। अब बात ये कर लेते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। जैसे राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं आर्टिकल 19A में ये भी कहा गया है कि जैसे भाषण और अभिव्यक्ति के संदर्भ में ही कहा गया है कि प्रेस की आज़ादी के बारे में। देखिए जो आपका आर्टिकल 19 है इसमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो A और B के रूप में दिए गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि बात करते हैं वाक और अभिव्यक्ति, यानी कि भाषण या बोलने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता दी गई है। अगर आप चाहें तो अपनी बात को रख सकते हैं और किसी भी प्रकार से अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो यू कैन, आप कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इज योर फंडामेंटल राइट्स, या आपका मौलिक अधिकार है। दूसरी बात करते हैं शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। अगर आप चाहें तो किसी भी प्रकार के शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, आपको कोई नहीं मना करेगा, क्योंकि ये क्या है, आपका मौलिक अधिकार है। ये है भारत की संविधान की खूबसूरती दोस्तों, कितना बेहतर तरीके से दिया गया है भारत के कितना बेहतर तरीके से लिखा गया है भारत का संविधान। नेक्स्ट बात करते हैं संगठन। अगर आप किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं या संघ बनाना चाहते हैं तो भी आपका यहाँ मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट बात करते हैं आंदोलन करने का अधिकार है आपका। किसी भी प्रकार से आप आंदोलन करते हैं तो आपको कोई नहीं मना करेगा, आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन वो संविधान के उल्लंघन में नहीं होना चाहिए, यानी कि आप संविधान का वायलेंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं निवास स्थान की बात करते हैं तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। कहीं पर भी आप रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, क्योंकि यह आपका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट बात करते हैं कहीं पर भी व्यापार करने की भी आज़ादी है। तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में कहीं पर भी आपको व्यापार करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति मध्य प्रदेश में जाकर रह रहा है, राजस्थान में रह रहा है, गुजरात में रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि उसका मौलिक अधिकार है, वो व्यापार कर रहा है। तो आर्टिकल 19 के बारे में बात करते हैं तो स्वतंत्रता की बात की गई है, और जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार दिया गया है, और संगठन यानी कि संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार दिया गया है, आंदोलन करने का अधिकार दिया गया है, और निवास स्थान पर कहीं पर भी रहने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। और कहीं पर भी अगर देखा जाए तो व्यापार करने का भी अधिकार दिया गया है। देखिए हमारे देश के संविधान की कितनी अच्छी खूबसूरती है दोस्तों, कितना बेहतर तरीके से भारत के संविधान को लिखा गया है। फिर भी इस संविधान की बहुत सारे लोग बेइज्जती कर देते हैं। वे कहते हैं कि भारत का संविधान अच्छा नहीं है। वे ये भी कहते हैं कि भारत देश ही अच्छा नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति कहता और कहते हैं, ये समझ लो उससे मूर्ख व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। थोड़ा से कड़ा शब्द होगा, लेकिन आप मान के चलिए ये बातें सही हैं। ठीक है, तो ये बातें कह सकते हैं दोस्तों बिल्कुल सही हैं
क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा देश जो है वो बहुत अच्छा, हमारे देश से बेहतर कोई देश नहीं है। इस बात को मैं जानता हूँ और जो व्यक्ति समझ रहा है वो भी जानता है और आप भी जानते होंगे अगर अपने देश को समझते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटी होते हुए भी भारत में आप देखते हैं कि इतनी अनेकता हुए भी एकता दिखाई दे रही है। कितना खूबसूरत है ये देश। इस देश की जितनी भी बड़ाई की जाए उतना ही कम है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से क्या है, समस्याएं हैं। वो समस्याएं तो हर देश में बनी हैं, बस ये है कि भारत देश की समस्याएं सबको दिखती है, उन देशों की समस्या किसी को नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि उस देश की जो मीडिया है वो अपने देश की बुराई नहीं दिखाती है और हमारे देश की मीडिया क्या है, केवल बुराई ही दिखाती है, अच्छाई तो कभी दिखाती ही नहीं हमारे देश की। ठीक है, तो कभी उसके मन में ऐसा आता भी नहीं और ना कभी आएगा ही, जो कि आप जानते ही हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 20 हमसे किस प्रकार की अपेक्षा कर रहा है। आर्टिकल 20 हमसे क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए अपराध यदि आपने नहीं किया हुआ है तो अगर आप अपने दोष को सिद्ध करना चाहते हैं, भैया हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया हुआ है, तो आप ऐसा अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। देखिए इसमें एक और बातें कही गई हैं, वैसे तो 3 बातें की गई हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बातें आपको नहीं बताने वाला हूँ, एक ही बात बताने वाला हूँ। जैसे कि बात करते हैं, अगर आपने, इसमें क्या है कि किसी भी प्रकार से अगर आपने कि एक व्यक्ति को केवल एक बार के एक गलती के लिए केवल एक ही बार सज़ा दी जाएगी। चाहे एक व्यक्ति 2 मर्डर करे या 3 मर्डर करे, उसको एक समय में एक ही बार क्या होता है, एक तरीके से सज़ा दी जाएगी, बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि तुम एक व्यक्ति की पहले सज़ा काट कर आओ, फिर जब आना तो दूसरे व्यक्ति की सज़ा काट कर आना, हमसे मिलना, फिर चले जाना तीसरी बार। तो न्यायालय क्या करता है, अब चाहे 2 लोगों के करें, 3 लोगों के मर्डर करते हैं, वहीं पर जोड़ जाड़ के सब पूरी सज़ा एक साथ जोड़ देता है और उसी में बोलता है आप अपना जीवन व्यतीत करिए। दोस्तों अब बात एक कर लेते हैं आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल जो 32 है दोस्तों, आर्टिकल 32 के बारे में यदि हम बात करते हैं तो संवैधानिक उपचारों के बारे में बताया गया है और जिसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है, जिसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसमें अगर देखा जाए, आर्टिकल 32 में अगर देखा जाए दोस्तों, तो 32 के थ्रू आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। इसमें 5 प्रकार की रिट्स हैं, 5 प्रकार की रिट्स के नेम मैं बता देता हूं और यहीं पर क्लास को स्थगित करता हूं। ठीक है, फिर अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। दरअसल क्या है कि जब ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती है तो आपका देखने का मन नहीं करता है, आपको लगता है कि समय निकाल लेना होगा, तभी हम देखेंगे। चलिए पहली रिट्स है दोस्तों, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट्स है परमादेश। तीसरी रिट्स है प्रतिषेध और चौथी रिट्स है उत्प्रेषण और 5वीं रिट्स है अधिकार परीक्षा। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे की क्लासेस को मैं जारी रख सकूं। जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उसको मैं करवा दे रहा हूं, फिर पॉलिटी को और अच्छे तरीके से सब खत्म करूंगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच।